नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं अष्टक वर्ग से फल किस प्रकार से कहा जाता है। हमारे पास भिन्न अष्टक वर्ग अलग अलग चार्ट हों, अगर आपके पास अपनी कुंडली बनी हुई हो, और अष्टक वर्ग आजकल कई अच्छे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से भी बनाए जा सकते हैं, तो उसमें कैसे अलग अलग जो भिन्न अष्टक वर्ग हैं उनके ज़रिए हम दशा का या गोचर का विचार करके सटीक फल जान सकते हैं। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल में दिए गए अलग अलग लिंक्स पर आप क्लिक कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का ग्रुप, फेसबुक का पेज, हमारा वेबसाइट आपको वहाँ मिल जाएगा। और भृगु संहिता की सभी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। कोई भी व्यक्ति अपने बारे में अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में 9 के 9 ग्रहों का फल जानना चाहता है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आप अपना लग्न ढूंढकर अपना फल जान सकते हैं। तो अब इसमें हमने एक एग्जाम्पल चार्ट लिया है। हालांकि कुछ चीज़ें शायद आपको विजिबल ठीक से नहीं हो पा रही होंगी, बट मैं आपको ये बात बोलकर बता दूंगा। मेष लग्न की कुंडली हमने जो एग्जाम्पल चार्ट लिया है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रथम भाव में यहाँ बैठे हैं राहु, और इसके बाद द्वितीय भाव में शुक्र हैं, चतुर्थ भाव में मंगल, सूर्य, बुध और चंद्रमा, 7th में शनि और केतु हैं, दशम भाव में बृहस्पति बैठे हैं। ये लग्न कुंडली है। और सर्वाष्टक वर्ग यानी सभी ग्रहों को जोड़ने के बाद जो हमें यहाँ पर पॉइंट मिले हैं, टोटल बिंदु और रेखा बिंदु, वो लग्न में 32 हैं, द्वितीय में 40 हैं, तृतीय 24, 26, 27, 29, 23, 26, 30, 27, 28 और 25। तो ये हमारा लग्न चार्ट है, जिसको D1 चार्ट कहा जाता है। और इसी के आधार पर हमने सर्वाष्टक वर्ग, यानी जिसको शॉर्ट में हमने SAV लिखा हुआ है, वो हमने बनाया। तो सर्वाष्टक वर्ग तो एक ओवरऑल बात कह देता है, लेकिन अगर हमें सटीक फल जानना हो कि उस ग्रह की दशा में, पहले तो आप ये देखिए कोई भी चार्ट जब है तो उसमें कौन कौन से ग्रह किस अवस्था में बैठे हुए हैं। जैसे प्रथम भाव में यहाँ राहु बैठा हुआ है। प्रथम दृष्टा मेष लग्न का राहु बड़ा क्रूर फल देता है। शुरुआती परिणाम भयावह हो सकते हैं, जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है। और लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ, अगर वो जातक बच जाता है, कहते हैं शुरुआत में महादेव ही रक्षा करते हैं तो ऐसा जातक बचता है। अगर वो बच जाता है तो यही राहु उसको जैसे सूली पर या फांसी पर चढ़ गए किसी कैदी को क्षमा कर देता है, राजा अभय दे देता है। वही राहु अंत तो गत्वा इसके लिए बहुत ऊंचे पद तक ले जाने वाला भी बन जाता है। क्लियर हो गया? तो हम कह सकते हैं शुरुआती फल अच्छे नहीं रहेंगे इस कुंडली में, बाद के परिणाम इसको जो भी इल्यूजन, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इस सब चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है। शुक्र बैठे हैं दूसरे भाव में, जो कुटुंब का भाव कहा जाता है, धन का भाव कहा जाता है, यानी किसी और पर निर्भर नहीं कर रहा है। शुक्र स्वयं वहीं बैठा है, यानी एक प्रकार से इसको लक्ष्मी योग माना जा सकता है। अपने आप ही शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, किसी और के एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है इसके एसेट्स को बनाने के लिए। और जातक का चतुर्थ भाव में भी चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। ठीक हो गया, चंद्रमा स्वग्रही है। इसके बाद इन्हीं के मित्र सूर्य बैठे हैं। चंद्रमा के ही मित्र हालांकि मंगल या नीच के होते हैं, लेकिन उसका नीच भंग हो गया है क्योंकि चंद्रमा स्वयं आ गए हैं यहाँ। बुध जो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, लेकिन सूर्य के साथ आने के बाद वो अपनी शत्रुता छोड़ देते हैं, तो बुध आदित्य योग के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। सप्तम भाव जो पार्टनर का भाव कहा जाता है, या कोई भी पार्टनरशिप डील देखी जाती है, शनि यहाँ मजबूत इसको बिजनेस डील को बहुत मजबूत कर देते हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं। केतु भी यहाँ बैठा है। केतु वैसे अकेला अगर बैठता है तो तुला राशि में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जब शनि के साथ आ जाता है तो सलेंडर कर देता है शनि के साथ, शनि के ऊपर पूरी तरह शनि की ताकत को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये बात भी विचारणीय है यहाँ पर कि प्रथम दृष्टा देखने पर ऐसा लगता है जैसे जातक का विवाह लेट हुआ होगा, लेकिन शनि एक तो उच्च का आ गया है, दूसरा 7 नंबर का स्वामी स्वग्रही होकर बैठा है, तो उसका जो डिले वाला फल था वो उसने काट दिया।
यानी शुक्र अपने कारकत्व के प्रभाव से जातक का विवाह जल्दी करवाया होगा। और दशम भाव में बृहस्पति बैठे हैं जो मकर राशि में नीच का फल देते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हो लगभग सभी ग्रह केंद्र में आ गए हैं तो सभी का नीचत्व भंग हो जाता है केंद्र में आते ही। इसका जो स्वामी है शनि वो भी केंद्र में आ गया है, इसकी उच्च राशि का स्वामी चंद्रमा भी सामने से गजकेसरी योग बना रहा है। तो ये हमारे पास एक लग्न चार्ट है और आप समझते हैं कि जब कोई ग्रह केंद्र में आ जाते हैं इसका मतलब सारे प्लैनेट को इम्पोर्टेंस मिलेगी। कोई बुरा फल देकर भी ज़्यादा बुरा नहीं हो पाता। मतलब इसका अर्थ साफ है कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो किसी रूरल एरिया में दबंग की तरह काम करता है या कह सकते हैं बाहुबली की तरह काम करता है, कहीं कुछ लीक से या मानक प्रक्रियाओं से अलग हटकर काम करता है, लेकिन अगर उसको नेशनल कैपिटल रीजन या दिल्ली में आने के लिए कहा जाता है तो फिर वो उसको जेंटल होना ही पड़ता है। तो इसी तरह से केंद्र में आने के बाद सभी ग्रह अपना पूर्ण फल देने के लिए विवश हो जाते हैं, उनको देना ही पड़ता है। इसीलिए किसी के भी नीच भंग का कारण केंद्र बनता है। तो केंद्र में लगभग सभी ग्रह हैं। शुक्र यहाँ पर धन भाव में बैठे हुए हैं। अब इसका सर्वाष्टक वर्ग प्रथम दृष्टा अगर हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि अगर आप एक सर्वाष्टक वर्ग को देखें तो सबसे पहले ये देखें सबसे कम और ज़्यादा वाले हाउसेस कौन से हैं। सबसे ज़्यादा वाला हाउस यहाँ कुटुंब भाव है, सबसे कम वाला यहाँ पर 7th है। यानी पार्टनर को शुरुआती दिक्कतें आ सकती हैं विवाह में, और यानी पार्टनर से डिससेटिस्फाई रहना और पार्टनरशिप डील को लेकर, और इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में भी कुछ कमी पेश इस प्रकार की। हालांकि जो हमारा सेटिस्फाइड पॉइंट है यानी जिसको बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री, 25 नंबर अगर आ जाते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री माना जा सकता है। 28 नंबर का मतलब होता है उसके लिए तो हमें एफर्ट्स ही नहीं करने, लेकिन अगर 25 नंबर भी आ जाता तो सेटिस्फैक्ट्री। 2 अंक कम है। और इसी का यानी 7 नंबर का जो लॉर्डशिप लिए हुए शुक्र उसको यहाँ 40 मिल रहे हैं। एक चीज अभी तो मेष लग्न हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया, आप कोई भी कुंडली लें, अगर आप वृषभ जो राशि है उसमें कम नंबर देखते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कहीं ना कहीं जातक को वैवाहिक दिक्कतें, कौटुंबिक दिक्कतें, क्योंकि हमारे कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है काल पुरुष की कुंडली में नंबर 2। कई बार हमने देखा है शुक्र उच्च का है उसके बावजूद भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, क्योंकि 2 नंबर और 7 नंबर में सर्वाष्टक वर्ग में बहुत कम अंक हैं। अब ये कह सकते हैं 2 नंबर और 7 नंबर में कोई पापक ग्रह उनको खराब कर रहे हैं हाउसेस को। तो अब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 नंबर मिल रहे हैं कुटुंब भाव को लेकर। तो वो उसने इस चीज को मैनेज कर दिया। पार्टनर के साथ शुरुआती कलह के बाद कुटुंब यानी घर परिवार के लोगों ने पूरा साथ दिया और वो मैनेजेबल हो गया। तो आपको बात याद रखनी है कि खाली 7th हाउस के कम स्कोर से ही घबराना नहीं है। अगर कुटुंब साथ देने के लिए यानी दूसरा भाव साथ देने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर सेपरेशन नहीं होगा, परिवार मिलजुल कर साथ निभाएगा और पार्टनर साथ रहेगा जीवन में। और इसमें हम क्या देख सकते हैं, टॉप स्कोरर देखना है और वर्स्ट स्कोरर देखना है। इसके बाद हमें ये देखना है जीवन में जो हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी हमारा आय के साधन कैसे रहेंगे और हमारा कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा। हालांकि लोग आय पर ही ज़्यादा विचार करते हैं, कर्म पर इतना विचार नहीं करते हैं कि भाई सर हमें एक फिक्स्ड इनकम होगी कि नहीं होगी। तो फिक्स्ड इनकम के लिए आप देखिए 11th हाउस जो 11वां भाव है, क्या यहाँ पर 25 या उससे ज़्यादा अंक आ रहे हैं। याद रखिएगा 25 हम सेटिस्फैक्ट्री मानते हैं, हालांकि 28 में तो उसके लिए कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर 28 नंबर आ गए हैं, किसी को 29 भी हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। अब जैसे मुकेश अंबानी जी की कुंडली में यहाँ पर 44 अंक हैं, 44 अंक हैं सर्वाष्टक वर्ग में 11th हाउस में। तो वो अपनी तो इच्छा पूर्ति कर ही रहे हैं, अपने कुटुंबियों की भी इच्छा पूर्ति, क्योंकि 11th हाउस इनकम सोर्सेज एज वेल एज इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है। तो उनकी करीब करीब सभी सांसारिक इच्छा पूरी जान पड़ती हैं। लेकिन आपको याद रखना है सांसारिक इच्छा का अर्थ कतई ये नहीं होगा कि आपके जीवन में सुख भी आपको मिल जाए, क्योंकि सुखों का भाव चतुर्थ भाव है और सांसारिक इच्छाओं का भाव एकादश भाव है। तो यहाँ पर ये भी दिखाई देता है
इनकम से ज़्यादा व्यक्ति सेविंग करने में कामयाब हो जाएगा। एसेट्स, बैंक बैलेंस हमेशा ही भरा पूरा रहेगा। तो अपने अपने विचार हैं। कई लोग कहते हैं कि सर इनकम सोर्सेज अच्छे होने चाहिए, कई लोग कहते हैं कि नहीं सर सेविंग। दूसरे भाव से हम रिसोर्सेज का भी अंदाज़ा लगाते हैं, कितना वस्तुओं का संग्रह वो कर पाएगा, कितनी चीज़ों का वो उपभोग कर पाएगा। और उसके बाद हम एकादश के बाद फिर हम विचार करते हैं कि भाई धन भाव हमने पहले ही चेक कर लिया क्योंकि टॉप स्कोरर में आ गया। फिर हम देखते हैं जीवन में चतुर्थ भाव का क्या समन्वय बन रहा है। चतुर्थ भाव यहाँ 26 नंबर लिए हुए हैं। 26 नंबर का अर्थ है कि जो हमारा सेटिस्फैक्ट्री लेवल था 25, उसको क्रॉस कर चुका है। यानी हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री है अपने खुद के भवन के लिए, अपने माँ के साथ ओवरऑल संबंधों के लिए। हालांकि जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएंगे तो अभी हम इन चार्टों को भी इंक्लूड करने वाले हैं, लेकिन अभी अगर अब एक ओवरऑल मैसेज दे रहा है कि नहीं सेटिस्फैक्ट्री है, और अपने मकान को लेकर, अपने जीवन में सुख, वाहन को लेकर, मैंने सेटिस्फैक्ट्री बोला है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोला है। अगर जहाँ 28 या 30 आ जाते तो जातक को शुरुआत से ही वाहनों में घूमने का समय और अपने अच्छे बड़े मकानों में रहने का समय मिलता, ये कहें उसको शुरुआत से इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री है, तो शुरुआत से ही वो परिणाम उस प्रकार के दिखाई नहीं देते हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं कि भाई उसका भाग्य किस प्रकार का है। भाग्य के लिए हमने 9th हाउस को देखना है। अगर भाग्य वाला भाव कमज़ोर होगा तो व्यक्ति को हर चीज़ में बार बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा। री अटेम्प्ट नहीं हुआ परंतु तो गतवा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर 9th हाउस में सर्वष्टक वर्ग में सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट है या मोर देन, अब यहाँ तो 30 नंबर आ गया, मोर देन इनफ, तो इसको अपने भाग्य का शुभ फल जरूर जातक को महसूस होगा। इनफैक्ट जब हम लग्न से बात करते हैं तो सोसाइटी इस चीज को महसूस करता है। और जब हम चंद्रमा से, देखिए जब कभी भी सर्वष्टक वर्ग देखना है तो ये भी देखना है कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। चंद्रमा यहाँ, तो आप चंद्रमा को भी लग्न मानकर इस चीज को देख सकते हैं। आप चंद्रमा को अगर लग्न मान लेते हैं तो जातक स्वयं कैसा रहेगा 26 नंबर, यानी शरीर सेटिस्फैक्ट्री माना जा सकता है, कोई बहुत ज्यादा बलिष्ठ शरीर नहीं माना जा सकता है। ये जातक की सोच है और ये समाज उसको सोचता, समाज तो सोचता है यार बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी है। लग्न नंबर 32 मिल रहे हैं, तो ये दोनों में अंतर जानना है। लग्न का मतलब समाज उसको क्या मानता है, चंद्र का मतलब वो स्वयं अपने आप के लिए क्या मानता है। अब कई बार हो सकता है समाज के मन में उसके इनकम सोर्सेज मतलब सेटिस्फैक्ट्री हो या ठीक ठाक हो, लेकिन स्वयं जातक की दृष्टि से उसको बहुत ज़्यादा इनकम सोर्सेज हो रहे हो, तो इस कुंडली में उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है प्रथम भाव में, तो ये प्रथम अगर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11वां भाव क्या कहलाता है, इनकम सोर्सेज। यानी जो लग्न से धन भाव था वो चंद्रमा से इसका इनकम सोर्स बन गया। यानी जातक स्वयं उसके जो मन में ये विचारधारा है कि यार मेरे इनकम सोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं, 40 मोर देन इनफ, लेकिन सोसाइटी इसके इनकम सोर्सेज को 28 नंबर से इंटरप्रेट करती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पर 20 नंबर है, सोसाइटी मानती है इसके पास कोई इनकम ही नहीं है, लेकिन लग्न कुंडली से देखा तो वो एकादश भाव बहुत ज़्यादा बली है। तो इस अंतर को भी आपको समझना है। कई लोग समाज में दिखावा नहीं पसंद करते हैं, तो वहाँ पर 11th हाउस इनकम सोर्सेज के लिए वीक माना जा सकता है, या उसके इनकम सोर्सेज के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। और कई दफ़ा इनकम सोर्सेज तो कमाल दिखाई देते हैं, यानी लग्न चार्ट से, D1 चार्ट से, लेकिन जब उसको चंद्र कुंडली से देखते हैं तो वो एकादश भाव क्रैश हुआ पड़ा है। तो इसलिए याद रखना है कि हमें दोनों से सर्वष्टक वर्ग मिलान करना है। यहाँ से भी सर्वष्टक वर्ग दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से, यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारे एसेट्स, हमारे मन में अपने एसेट्स को लेकर एक मतलब रुझान है ठीक ठाक सा, कोई बहुत बड़ा रुझान नहीं है, लेकिन सोसाइटी के मन में अरे कहते हैं ये तो भयंकर धनी आदमी है, इसके बैंक में तो करोड़ों अरबों रुपए भरे पड़े, इस प्रकार का विचार रहता है। लेकिन जातक के मन में इस प्रकार का विचार नहीं रहता, उसको लगता है कि नहीं यार ये तो बस सेटिस्फैक्ट्री सा है, बस 25 नंबर से 2 ही नंबर ज़्यादा हो रहा है वो,
और इसी प्रकार से जातक का पराक्रम स्वयं जो ये देखता है 29 नंबर है, यानी जातक के जब जातक स्वयं से विचार करता है कि वो पराक्रमी है, सोसाइटी के मन में एक इमेज है कि नहीं यार जातक कहीं बुज़दिल तो नहीं है, घबराता तो नहीं है, क्योंकि 3 नंबर हमारे पराक्रम को भी बताता है और 3 नंबर हमारे छोटे भाई बहनों को बताता है। तो कई बार ये मैसेज भी कन्वे हो जाता है कि यार ये अपने छोटे भाई बहन, अपने पड़ोसियों को लगता है नेग्लेक्ट करता है लग्न की दृष्टि से, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि से वो सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है कि नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मोर देन इनफ, कि अपने भाइयों का, छोटे भाइयों का समय आने पर पूरा ध्यान देना, और छोटे भाई बहन दोनों उसमें शामिल हैं, एज वेल एज नेबर्स का भी पूरी ताकत से ये उनके नेबर्स के जो हित है उनका ध्यान रखते हैं। तीसरा भाव फॉर्मल कम्युनिकेशन का भी होता है। अगर हम लग्न चार्ट से देखें तो लग्न चार्ट से द्वितीय भाव यानी हमारी स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, सोसाइटी में आता है कि भाई ये कमाल का स्पिरिचुअल वक्ता है, ये धार्मिक विषयों को बोलने की ताकत रखता है, लेकिन स्वयं जातक अपने बारे में इतना ज़्यादा अच्छा विचार नहीं रखता है जैसे सोसाइटी। कई बार क्या होता है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो पता लगा यहाँ पर सोसाइटी मानती है 26, यहाँ पर आ गया 40, तो वो आप खुद समझिए कब क्या लग्न कुंडली से अच्छा होना चाहिए और क्या चंद्र कुंडली से अच्छा होना चाहिए। हमारी जो इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है, हमारी बोलचाल की जो प्रवृत्ति है, ये हमसे ज़्यादा सोसाइटी को रिकग्नाइज करना चाहिए, तो हम लग्न से ही उसको ज़्यादा बलिष्ठ मानेंगे। और अगर हम ये मानते कि नहीं मैं तो बोलने में बहुत अच्छा हूँ, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो ये ध्यान देना है। धन भाव को लेकर तो ठीक है, आय भाव को लेकर तो ठीक है कि भाई आपके मन में ये विचार है कि नहीं मेरे इनकम सोर्सेज बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन जहाँ बात आप डिपेंडेंट चीज़ों की है वहाँ पर हमें लग्न चार्ट को ही प्राथमिकता देनी होगी। कहने का अर्थ यह है कि आप सर्वष्टक वर्ग के अंकों को भी लग्न एज वेल एज चंद्र दोनों से देखेंगे। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बार बार कई व्यक्ति पूछते हैं कि सर लग्न चार्ट और चंद्र चार्ट में क्या फ़र्क है। यही फ़र्क है, लग्न यानी सोसाइटी हमें किस प्रकार से रिकग्नाइज करती है, किस प्रकार से पहचानती है, जानती है समाज। चंद्र कुंडली यानी मैं स्वयं उस चीज़ को कैसे प्रिज्यूम करता हूँ, कैसे देखता हूँ, वो चंद्र कुंडली बताती है। अब किसी किसी की चंद्र और लग्न अगर एक ही है तो उसका मतलब वो बहुत ज़्यादा शुभ कुंडली बन जाती है, फिर उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने, वो बहुत ज़्यादा उसका विजन एकदम क्लियर होता है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको डिप्लोमैट होने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा शुभ माना जा सकता है। यानी लग्न भाव जो प्रथम भाव है वहीं चंद्रमा आके बैठ गया है, तो वही सोसाइटी, इसलिए कहा जाता है प्रथम भाव का चंद्रमा व्यक्ति का सेरेब्रम यानी व्यक्ति का मस्तिष्क बड़ा शांत रखता है, उसको ड्यूल पर्सनालिटी होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गया। तो अब हम इसमें यानी सर्वष्टक वर्ग में आपको ना सिर्फ भावों के अंक का ज्ञान हो, जैसे ये हमने जो लिखा है ये भाव के अंक है, मेष वृष इस प्रकार से लेकर मीन तक हमने लिखा है। टोटल अंक कितने? 337। सभी की कुंडलियों में 337 ही होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई किसी की कोई बड़ा आदमी है, कोई रईस आदमी है तो वहाँ 350 हो जाएंगे, कोई गरीब आदमी है तो 320 नहीं। टोटल इसमें यही इंटरेस्टिंग बात है जो सर्वष्टक वर्ग को एक बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। इससे बात पता लगती है कि हम सब बराबर हैं। किसी ने उस बल को कहीं और इस्तेमाल कर लिया है तो वहाँ कमी आ गई है, किसी ने कहीं और इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ कमी आ गई है। तो टोटल प्राप्त अंक है 337। आप चाहे इनको अलग अलग लग्न और ग्रहों में बांट दें और चाहे आप इनको अलग अलग भावों में बांट दें, इनकी नेट वैल्यू नहीं बिगड़ने वाली है 337। और अगर हम एक एवरेज वैल्यू से देखते हैं कि एवरेज वैल्यू अगर इसको हम जैसे 12 से भाग कर दें तो हर एक भाव को 28 मिल जाते हैं, यानी एवरेज। लेकिन हम एवरेज के नीचे भी 3 अंक चले जाएं, अगर 28 से 3 अंक चले जाएं तो भी हम उसको सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, सेटिस्फैक्ट्री कहा जा सकता है। लेकिन 28 का मतलब उसके लिए आपको कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी भाव में 28 आ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से भी एवरेज निकालना चाहें तो वहाँ से भी बड़ी आसानी से, क्योंकि यहाँ पर हम 8 ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय हम कितना करेंगे बोलकर आपको बता दूंगा, बाकी ज़्यादातर आपको बोर्ड का 90% पार्ट विजिबल होगा। सूर्य, अब सूर्य का ये भिन्न अष्टक वर्ग है,
यानी सर्वाष्टक वर्ग में हम अलग अलग ग्रह और लग्न का जब कैलकुलेशन करते हैं, रेखा और बिंदु का, तो उसमें अलग अलग अंक मिलते हैं। और इन अंकों को देखना है आपको, जहां पर भी अंक 4 आ रहे हैं, ध्यान रखिए कि 4 का मतलब पासिंग मार्क्स उसको मिल गए हैं। क्लियर हो गया? 4 का मतलब वो पास हो गया है, और अगर 4 से 3 चला जाता है तो फिर वो पास नहीं हो। और 5 का मतलब बढ़िया। क्लियर हो गया? 6 का मतलब और बढ़िया, 7 का मतलब बहुत बढ़िया, और 8 का मतलब एक्सीलेंट। ठीक हो गया? तो अब इसमें गोचर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दशा महादशा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आपको पता है कि दशा महादशा, और इसका विचार हम करते हैं चंद्र कुंडली से। क्लियर हो गया? अब सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो चतुर्थ भाव में सूर्य कितना अंक दे रहे हैं? 4 नंबर। ये जो रेड से हमने सर्कल किए हैं सारे, ये प्राप्तांक है। बाकी जो ग्रीन वाले ये तो लग्न के नंबर लिखे हैं हमने, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है, इसलिए सभी जगह एक एक तो रहेगा ही, बाकी प्राप्तांक है। इनका विचार करना बहुत जरूरी है। खाली सर्वाष्टक वर्ग से आपको एक मोटा अनुमान लगता है, लेकिन हम किसी स्पेशली कोई सूर्य का इशू है, पिता के बारे में जानना चाहते हैं, अथॉरिटी से मिलने वाले फायदे या नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर हमें सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो अभी हम ये देख रहे हैं कि सूर्य जहां बैठे हैं वहां 4 नंबर मिल रहे हैं। हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री है। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। सबसे ज्यादा सूर्य अपनी दशा में कहां फायदा देंगे? लग्न, यानी आपकी पर्सनालिटी को बोल्ड कर देंगे, और आपके एकत्रण धन भाव में प्रचुर बली हो जाएगा धन भाव। आपके कुटुंब में अच्छे अच्छे फंक्शन होंगे। फिर हम बात करते हैं अथॉरिटी। 10th हाउस अगर लग्न से देखें तो ये हमें बताता है कि भाई क्या उसको समाज में एक सूर्य की दशा, अंतरदशा या गोचर भी कह सकते हैं। मान लीजिए सूर्य आपका चंद्रमा से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, आपका जो जन्मकालीन चंद्रमा उससे द्वितीय भाव में सूर्य गोचर में, तो वो ठीक नहीं माना जा सकता। हम ये कहेंगे कि भाई आपको उससे संबंधित, कुटुंब से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा से द्वितीय भाव में है वो। और अगर चंद्रमा से वो कहीं एकादश भाव में या दशम भाव में गोचर कर रहा है, गोचर का जो सूर्य है, बहुत अच्छे फल देगा। मतलब कह सकते हैं हम इसको लगभग एक्सेलेंट के करीब चला गया। हालांकि हम एक्सेलेंट के लिए 8 नंबर मानते हैं, बट बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। सूर्य की दशा में उसको गवर्नमेंट से रिलेटेड सभी इशू में फायदा होगा, जॉब में प्रमोशन होंगी, और इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे। माने जितना वो एफर्ट करेगा उसको निश्चित रूप से उसके आय के साधन उसको उतना ही इनकम मिलेगा। 6 और 6 वही हम मानते हैं। जनरली हम सूर्य से क्या देखते हैं? हमारा स्टेटस, गवर्नमेंट से मिलने वाले फायदे। तो जो भिन्नाष्टक वर्ग है उसने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया, शीशे की तरह एकदम साफ कर दिया कि जब कभी सूर्य गोचर में या दशा में आएंगे तो उसको चंद्रमा से 10th हाउस में, यानी उसका स्टेटस में फायदा देकर जाएंगे, और उसी अनुसार उसके जीवन में इनकम की भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी सडनली। हम जानना चाहते हैं कि भाई पिता को लेकर सूर्य की दशा अंतरदशा में किस प्रकार का जातक का रवैया रहेगा। तो अगर यहां से गिनते हैं, क्योंकि यहां पर चंद्रमा भी बैठे हुए हैं, क्लियर हो गया? तो चंद्रमा से सूर्य जहां पड़ेगा हम उस अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वहां, यहां से गिनते हैं 7, 8, 9, चंद्रमा से नवम। अगर चंद्रमा से नवम में गोचर का सूर्य पड़ता है तो ये पिता के लिए कह सकते हैं कि अनुकूल कहा जा सकता है इसको, क्योंकि प्रतिकूल के लिए 3 नंबर चाहिए, या कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री। बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन खराब भी नहीं कहा जा सकता है। तो पिता को कहीं ना कहीं इस दशा का एक औसत सा फायदा मिलेगा। बहुत ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता, बट औसत सा फायदा मिलेगा। और इसी प्रकार से सूर्य से संबंधित कोई भी विषय हम यहां आंक सकते हैं। सोसाइटी उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, जान रही है लग्न से, और हम इसको पहचान रहे हैं चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा यहां बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। तो ये ध्यान रखना है, जब कभी भी चाहे सूर्य की दशा चले और चाहे गोचर का सूर्य हो, आपको उसी के अनुसार परिणाम जानना है। अब जैसे मान लीजिए दशा चल रही है सूर्य की,
तो अगर सूर्य की दशा चल रही है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई यहाँ से, क्योंकि चंद्रमा भी यहीं बैठे हुए हैं और सूर्य भी यहीं बैठे हुए हैं, कि जब सूर्य की दशा चलेगी तो वो उसके एकादश भाव में बहुत ज़्यादा फायदा देगी। अब ये तो एक मतलब एक्सेप्शनल चार्ट हो गया कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ साथ आ गए, नहीं तो हम जब कभी भी गोचर का सूर्य देखेंगे तो हो सकता है चंद्रमा यहाँ बैठा हो, तो फिर यहाँ से कौन से हाउस में बैठा है, यहाँ से कौन से हाउस में बैठा है, हमें ये ध्यान करना होगा, तब हम इसका सही फल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका चंद्रमा यहाँ बैठा है आपके लग्न चार्ट में, और गोचर में हमने सूर्य को देखा, सूर्य इसी भाव में आ गया गोचर में, ठीक हो गया, यानी आपकी कुंडली में सिंह राशि का चंद्रमा है और गोचर का सूर्य भी सिंह में ही चल रहा है, तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें दिला सकता है, ये शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि फिर उसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट हाउस मान लिया, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठेगा उसको हमने फर्स्ट हाउस मानना है। आपको मानसिक पीड़ाएं हो सकती हैं, आपका अपयश हो सकता है, शरीर में कोई बीमारी हो सकती है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं सूर्य का। फिर हम बात करते हैं चंद्रमा के भिन्न अष्टक वर्ग से क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो भी माँ से संबंधित विषय हों, हार्मनी, शांति, मन का प्रेम, इस प्रकार की चीज़ें हैं सब, ये भी एक फीमेल किंग कहा जाता है। अगर चंद्रमा बली हो तो आदमी जीवन में बहुत आनंद से रहता है। क्लियर हो गया। चंद्रमा का मतलब है उसको सुखी होने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा तो स्वयं ही अपने सुख का कारण है। अगर चंद्रमा बली है तो फिर उसको, जैसे शुक्र को तो सुख सुविधाओं की आवश्यकता है, आपको सुख सुविधाएं दे सकता है। चंद्रमा तो मन को प्रसन्न करने के लिए विदाउट एनी गैजेट्स, कोई गैजेट्स भी ना मिले तभी भी वो स्वयं में प्रसन्न रहता है। माँ को देखना हो और इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो हम चंद्रमा से अंदाज़ा लगाते हैं। माँ या माँ समान कोई महिला आपके जीवन में है, उसका क्या प्रभाव रहेगा वो चंद्रमा से आंका जाता है। अभी चंद्रमा भी यहाँ पर लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो जब चंद्रमा की दशा चलेगी आपकी तो आपको सेवेंथ हाउस, यानी आपके पार्टनर से बड़ा ज़्यादा आनंद का समय बीतेगा। दोनों के बीच में दशा चले, अंतर दशा चले, प्रत्यंतर दशा चले, तो पार्टनर के साथ बड़ा ज़्यादा आनंद में रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा से गिनेंगे तो सेवेंथ हाउस पड़ रहा है ये, और बहुत अच्छा समय बीतेगा पार्टनर के साथ। किस हाउस के लिए वो अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जब चंद्रमा का समय चलेगा तो 1 2 3 4 चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव होता है हमारा घर, हमारा भवन। हो सकता है हमारे भवन में कोई रिपेयर वर्क को लेकर या माँ की हेल्थ को लेकर परेशानी आ जाए। क्लियर हो गया। चतुर्थ भाव माँ का भी होता है, तो अगर कभी भी चंद्रमा गोचर में भी अगर चतुर्थ भाव में आ जाए, भाई चंद्रमा आपका चतुर्थ भाव में बैठा है, अगर गोचर का चंद्रमा यहाँ से चतुर्थ यानी तुला में आ गया है, तो फिर आपकी माँ की हेल्थ खराब हो जाएगी, आपके घर की शांति भंग हो जाएगी, आपके वाहन में कोई दिक्कत आ सकती है, आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट में बाधा आ सकती है, बिकॉज फोर्थ हाउस इज योर एजुकेशन एबिलिटी एज वेल एज योर एजुकेशनल इंटरेस्ट। आपके फेफड़ों में और आपके आर्टरी वेन्स में, आपके हृदय में भी कहीं ना कहीं समस्या आने के चांसेस हैं अगर गोचर का चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ गया है या चंद्रमा की दशा लगी हुई है। उस समय भी आपको चतुर्थ भाव के लिए सतर्क रहना है। याद रखना है, हम चतुर्थ कहां से देख रहे हैं, चंद्रमा से चतुर्थ, 1 2 3 4, तो वहां से अंदाजा लगाना है। और आपके जब चंद्रमा की दशा चलेगी तो 12 नंबर यानी आपके व्यय को ये एकदम बांध देगा, व्यय नहीं करने देगा ज़्यादा। चंद्रमा की दशा में आपका व्यय पार्ट एकदम बंद हो जाएगा। चंद्रमा की दशा में थोड़ा सा आपके पैर के निचले हिस्से में तकलीफ भी हो सकती है, यानी फुट वाला जो पार्ट है उसमें कहीं खाल फट जाना, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। 1 नंबर है, यानी इसके लिए कहीं ना कहीं आपको ऑइंटमेंट या रिपेयर की ज़रूरत है। चंद्रमा की दशा में आपको विदेश भूमि में नुकसान हो सकता है। क्लियर हो गया। कोई आपने बहुत दूर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की है चंद्रमा की दशा में, या चंद्रमा अगर गोचर में यहाँ से मिथुन में चल रहा हो, उस समय आपको कोई भी बड़ा व्यय नहीं करना चाहिए, नहीं तो
से वो अपव्यय कहा जाएगा, उससे नुकसान हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सारे पार्ट के लिए चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। 1 नंबर मिल रहा है चंद्रमा से 12 में। और यहां बहुत अच्छा है चंद्रमा, जब चंद्रमा की दशा चलेगी तृतीय भाव को भी बलि कर देगी, पराक्रम को बढ़ा देगा चंद्रमा, आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा। चंद्रमा आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करेगा। चंद्रमा आपका छठा भाव होता है फिनिशिंग टच, किसी कार्य को कंप्लीट करने में अगर कोई इनकम्प्लीट वर्क है चंद्रमा की दशा में पूरे हो जाएंगे। पत्नी के साथ तो मैंने बता ही दिया, सबसे बड़ा जो चंद्रमा का, अब इस चीज को आप लग्न से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको भिन्न अष्टक वर्ग में जाना ही पड़ेगा। अब चंद्रमा हमने इसके लिए देखा था भाई चतुर्थ भाव में बैठे, तो हमें लगा बस चतुर्थ भाव में ही वो अपने फल देगा। लेकिन अगर आप डिटेल स्टडी चाहते हैं तो आपको भिन्न अष्टक वर्ग ओपन करना ही पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि मेरा चंद्रमा, तो मैं समझ रहा था कि शायद चतुर्थ भाव में ही अपना समर्पण कर देगा, लेकिन मेरे चंद्रमा ने तो मेरे पार्टनर के लिए समर्पण किया है, मेरे पार्टनर के जीवन और मेरे, यानी इसकी कभी भी गोचर में आ रहा हो या दशा में चल रहा हो तो पार्टनर के साथ फुल एंजॉय करेंगे आप। क्लियर हो गया? आपके इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इसको रिलैक्स फील करेगा, ये दोनों पति पत्नी अच्छे संबंध बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ गोचर के चंद्रमा से या दशा के चंद्रमा से जान सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको 4 नंबर मिल रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री है, 4 के नीचे फिर वो हम कह सकते हैं पासिंग मार्क्स नहीं है, और 1 का मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा रिपेयर की ज़रूरत है। इसलिए ऐसे लोगों को घर से बहुत दूर नहीं जाना चाहिए। विदेश भूमि में चंद्रमा की दशा में या चंद्रमा के गोचर में अगर 12 में जा रहा हो चंद्रमा तो बचना चाहिए। क्लियर हो गया? हालांकि अगर आप देख पा रहे हो वैसे लंबी यात्राओं के लिए 7, 8, 9 सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे रहा है लंबी यात्राओं के लिए 4 नंबर, लेकिन बहुत दूर या विदेश भूमि में जाने के लिए अच्छा नहीं बोल रहा है। छोटी यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छे नंबर दे रहा है 6 नंबर। तो इस बात को समझना, अंतर करना है कि छोटी यात्राएं जो तृतीय भाव से देखते हैं, बड़ी धार्मिक यात्राएं वो नवम भाव से देखते हैं, विदेश भूमि वो हम 12वें भाव से देखते हैं। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो वो सब नंबर 12 से देखा जाता है। फिर हम बात आती मंगल की। इस चार्ट में लग्न कुंडली में मंगल लग्नाधिपति नीच भंग हो गया, किस भाव को वो बल देगा नहीं देगा। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल यहां जहां बैठा हुआ है, कभी गोचर में जैसे चंद्रमा यहां से देखना आपको, कर्क से चंद्रमा देखना आपको, कर्क राशि, अगर गोचर में कर्क का ही मंगल आ जाता है तो इस कंडीशन में फिर इसके घर में कलह होना लाजमी है। उसके घर में लड़ाई झगड़ा, घर में किसी को समस्या, माता की हेल्थ इशू, वाहन में दिक्कत आना, इस प्रकार की समस्या आने लग जाएंगी। 2 यानी काफ़ी ज़्यादा हमें एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम ये देखते हैं कि भाई जब हमारा मंगल चलेगा उस समय हमारा वर्क स्टेटस, हमारा सोशल स्टेटस, हमारा जो कार्य है वो किस प्रकार का रहेगा, उसको देखते हैं चंद्रमा से दशम नंबर, वो 5 नंबर ले रहा है, वो सेटिस्फैक्ट्री, या कहें नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मोर देन सेटिस्फैक्ट्री, 5 नंबर मिल रहे हैं। कार्य इसका बहुत अच्छा रहेगा। अगर गोचर का चंद्रमा नॉट चंद्रमा, गोचर का मंगल चंद्रमा से दशम भाव में पड़ रहा है, या मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा लगी हुई है, तो आपके बहुत बढ़िया रहेगा। किसके लिए? ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये इनफैक्ट लग्न बन जाता है। अगर हम चंद्रमा से देखते तो फिर ये आपका शरीर बन गया है। शरीर में छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं मंगल, क्योंकि बोन मैरो भी रिप्रेजेंट करता है, अस्थि मज्जा। ऐसी कंडीशन में जब मंगल की दशा चलेगी तो आपको आयरन की, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, बोन मैरो कमज़ोर हो जाएगा, आरबीसी घट जाएगा। तो वो प्रथम भाव बन गया है क्योंकि, तो यहाँ 2 नंबर मिल रहे हैं आपको। जब कभी मंगल की दशा चलेगी तो आपको ये भी महसूस होने लग जाएगा कि मेरे एसेट्स, जो मेरा इनकम सोर्सेज, उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। एसेट्स कमज़ोर जान पड़ेंगे, जब तक स्वयं से अपने एसेट्स को कमज़ोर मानने लग जाएगा। हालांकि लग्न से अभी भी एसेट्स बने हुए हैं, लेकिन हम गोचर में या दशा में जब देखते हैं तो उसका अंदाज़ा हम चंद्र कुंडली से लगाते हैं। तो वो
दूसरे में कमज़ोर माना जाएगा। इसी प्रकार से तृतीय भाव पराक्रम सेटिस्फैक्ट्री है, इनिशिएटिव लेगा वो अच्छे। चतुर्थ भाव भी कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री है, घर के लिए कुछ प्रकार का रिनोवेशन, ज़मीन का कार्य, सेटिस्फैक्ट्री मतलब वो उसके लिए कार्य करेगा। 5 नंबर में भी दिक्कतें आ सकती हैं, आपको संतान को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं जब गोचर का मंगल पंचम भाव में आ जाए या मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा लगे। उस समय आपको संतान पक्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और पंचम भाव कहीं ना कहीं पाचन का भी होता है, तो आपका पाचन बिगड़ सकता है। 6 नंबर यानी हमारे जो कार्य को कंप्लीट करने का जो हमारा स्वभाव है, काम पूरा कर पाएंगे, तो कह रहे हैं पेंडिंग काम पूरा करने के लिए मंगल की दशा का समय अच्छा रहेगा। शत्रुओं को परास्त करेंगे आप, 6 नंबर बन गया है, लग्न से या चंद्र कुंडली से 6 नंबर बन गया है। 7 नंबर पत्नी को परेशानी रहेगी मंगल की दशा में, पत्नी बीमार पड़ सकती है, पत्नी को लेकर पति पत्नी में कलेश हो सकता है। 8 नंबर, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ पर भी अच्छी खासी रिपेयर की ज़रूरत है। आपको कहीं ना कहीं जीवन में अचानक कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि 8 नंबर क्या होता है, सडन इम्प्रूवमेंट और सडन डिक्रीमेंट। तो वो अचानक होने वाले नुकसान, किसी के मृत्यु से जीवन में बड़ा नुकसान हो सकता है। क्लियर हो गया। और ससुराल पक्ष से अनबन भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव ससुराल पक्ष को भी बताता है। तो इस समय पर ससुराल पक्ष से ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, अनबन रहेगी, थोड़ा सा किसी बात को लेकर नाखुशी जाहिर करेंगे। ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ब्लैक मनी जोड़ रखी है तो उसको लेकर दिक्कतें भी आती है। ब्लैक मनी यानी जो टैक्स पे अमाउंट नहीं है, जो सरकार से छुपा कर रखी जाती है, ऐसी अमाउंट पर ग्रहण लग सकता है, ऐसी अमाउंट पर छापा लग सकता है जब अगर अष्टम भाव में इतने कम नंबर आ रहे हैं। नवम भाव तो बहुत ही ज़्यादा, चंद्रमा की दशा के समय इनको पिता को लेकर काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। जातक को अपने पिता को लेकर, पिता से वियोग होना, पिता को सीरियस हेल्थ इश्यूज होना, पूरी संभावना दिखाई देती है। 1 नंबर मिल रहा है। भिन्न अष्टक वर्ग, मंगल या तो गोचर में चंद्रमा से नवम चल रहा है या मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। जैसे मैंने बताया, ये मंगल की दशाएं उसके कार्य क्षेत्र और उसके इनकम सोर्सेस के लिए बहुत अच्छी होंगी। बहुत अच्छी मतलब मोर देन इनफ, लेकिन बाकी कई चीज़ों के लिए इसको सीरियसली वर्कआउट करने की ज़रूरत है। लग्न इनके हालांकि लग्नाधिपति है मंगल, बट फिर भी हमने अगर यहाँ से भी काफ़ी अंदाज़ा लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे ही, और गड़बड़ यहाँ दिखाई भी दे रही है कि पिता को भारी कष्ट हो सकता है, घर के बुजुर्गों को कहीं ना कहीं खोना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से जानी जा सकती हैं। व्यय को लेकर आदमी कम ही व्यय करेगा, बहुत ज़्यादा व्यय नहीं करेगा। तो मंगल हमें इस प्रकार से अंदाज़ा लगा। अब हम जानते हैं बुध के बारे में। बुध अब पहले देखिए कहाँ बैठे हैं। बुध बैठे हैं चतुर्थ भाव में, जो हमारे घर का भाव है। देखिए, जब चतुर्थ भाव में इतने ग्रह जुगलबंदी बनाते तो ये बात तय है कि व्यक्ति का जीवन ना अपने भवन के इर्द गिर्द ही घूमता है। व्यक्ति अच्छे अच्छे बड़े बड़े भवनों का निर्माण करता है। एग्रीकल्चर लैंड भी उसके पास होता है, और उसको शौक भी होता है खेती बाड़ी का कहीं ना कहीं, क्योंकि चतुर्थ भाव प्रजातंत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, लैंड को रिप्रेजेंट करता है। अब मंगल जैसे प्लैनेट भी यहाँ बैठे हैं, इसके घर में करीब करीब सभी प्रकार के इस प्रकार सूर्य की चीज़ें, यानी घर पर पत्थर भी लगा होने की संभावना है, घर पे घास फूस का भी प्रयोग कर सकता है, घर पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ से, तो बढ़िया मार्बल भी लगा हो सकता है। यानी एक मिला जुला इंटीग्रेटेड सा रूप घर का दिखाई देता है। क्लियर हो गया। एक इस प्रकार का जीवन उसका दिखाई देता है। उसी से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कौन कौन से प्लैनेट भिन्नष्टक वर्ग में कब अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या गोचर में कैसा फल देंगे। आपको कहीं भी इस प्रकार की डिटेल्ड क्लास नहीं मिलेगी। हमने सर्वाष्टक तो कई बार स्टडी करा, लेकिन हमने सर्वाष्टक वर्ग को भिन्नाष्टक वर्ग के जरिए, या ये कहीं सर्वाष्टक वर्ग में अलग अलग प्लैनेट्स के नंबर देकर
कोई भी ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को सीरियसली आपको समझना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 1 बार 2 बार 3 बार देखें ताकि आप कुंडली का सही फल कर पाएं। हालांकि हमारा जो प्राइमरी लेवल है इस चैनल में वो भृगु संहिता है। भृगु संहिता अगर किसी ने देख ली है पूरी, उसके लिए ये पार्ट मैं समझता हूँ ज़्यादा उपयोगी होगा। लेकिन अगर वो सीधा इस सेक्शन में आता है जो अलग अलग अकेले ग्रह का फल नहीं जानता है, तो शायद उसको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो मैं से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लास होने के बाद वो भृगु संहिता की वीडियो भी अपने चार्ट अनुसार जरूर देखें। ठीक है, तो मंगल हमने जान लिया। बुध की बात करते हैं। बुध को अगर हम यहां देखते हैं, बुध को 54 नंबर मिल रहे हैं, तो एवरेज से तो ज़्यादा निकल ही गया है, वो बहुत अच्छा मिल गया उसको, 54 नंबर मिल गया। यानी इस कुंडली के लिए बुध के पास अच्छा खासा सरप्राइज है, पॉजिटिव सरप्राइज, नॉट नेगेटिव सरप्राइज। मंगल आपने देखा, मतलब हालांकि मंगल का नुकसान भी किया है मंगल ने, और लग्नाधिपति भी इस कारण से वो कहीं ना कहीं उसके हेल्थ इश्यूज तो बचपन से ही उस ऐसे जातक को रहे हैं, बीमार रहा होगा जातक। बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध यहाँ इस कुंडली के लिए कई पॉजिटिव सरप्राइज लेकर आ रहा है। तो बुध को अब यहाँ पर एंटिकली देखते हैं, अकेले देखते हैं कैसा रहेगा। बुध अगर गोचर में कर्क राशि में है, यानी चंद्रमा कर्क राशि का वही गोचर में आ गया है, तो फिर ये हम कह सकते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। आपका मन मस्तिष्क शांत रहेगा, हेल्थ ठीक रहेगी और स्किन ग्लो करेगी। आप अपने मतलब कई प्रकार के शैम्पू, परफ्यूम, डिओड्रेंट से सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। दूसरा भाव हमारा बोल चाल का है, आपका आध्यात्मिक ज्ञान बड़ा बढ़ जाएगा बुध की दशा में। क्लियर हो गया? आध्यात्मिक ज्ञान, फिलोसफिकल कोई डिलीवरी हो सकती है, यानी फिलोसफिकल टॉपिक को डिलीवर करने की ताकत बुध जैसे ग्रह के पास है। बड़े बुद्धिमान ग्रह हैं, बड़े, और वाणी पर इनकी पूरी महारत है, वर्चस्व है वाणी पर, तो ये भी बहुत अच्छा है। तृतीय भाव गोचर में चल रहा हो, चाहे जैसे गोचर में वो कन्या में चल रहा है, कर्क में आपका चंद्रमा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को कमज़ोर कर सकता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन को ख़राब कर सकता है। ईसोफेगस, आहार नाल में दिक्कतें आ सकती हैं, सांस की नली में दिक्कत आना, छोटा भाई नाराज़ हो सकता है, पड़ोसी नाराज़ हो सकते हैं किसी बात को लेकर, क्योंकि आदमी थोड़ा सा ज़्यादा ही खुली वाणी वाला बन जाता है, स्पिरिचुअल डिलीवरी में तेज हो जाता है। इस कारण से कई बार आदमी सांसारिक लोगों को नाराज़ करता है। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग विषय हैं। सांसारिक वाणी तृतीय हाउस से देखा जाता है। अब मैं बार बार जब 3 बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं चंद्रमा से देख रहा हूँ। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर, क्योंकि मैं चंद्रमा से देख रहा हूँ, और यहाँ पर चंद्रमा कर्क राशि का है, इसीलिए मैं बार बार इसको पहला हाउस मान रहा हूँ, इसको दूसरा, इसको तीसरा। तो तीसरा हाउस होता है हमारा सांसारिक विषयों को बोलने का जो विषय है, तो इन विषयों को थोड़ा कमज़ोर कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को डिलीवर करने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, घर में भी हल्की फुल्की परेशानियां रह सकती हैं। माता की हेल्थ गोचर के समय पे कमज़ोर रह सकती है। आपके घर में थोड़ा बहुत मनमुटाव रहना, बहनों को घर में कष्ट हो सकता है, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं बहनों को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बहनों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कोई ना कोई गिफ्ट तो मुझे लगता है उपहार हमेशा देना चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई सर, अपनी कुंडली को ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका बताओ। उपहार सदैव दो। अगर आप ज़्यादा धन की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ भी आप, मैं कहता हूँ आप किसी विद्यार्थी से मिलें, अगर कोई घर में बालक, उसको आप एक 5 रुपये का पेन भी गिफ्ट करें। ये तो हमारे भारतीय संस्कृति का पार्ट रहा है। किसी से मिलने जाते थे तो कहते भी, अगर आपने भगवान कृष्ण और सुदामा की कहानी भी पढ़ी हो, मित्र थे, आज की दृष्टि में मित्र नहीं लेकर जाते हैं। इतनी गरीबी थी, फिर भी उधार मांगकर चावल गिफ्ट के रूप में या कुछ उनको समर्पण के लिए लेकर गए। कुछ भी, हमारे देवताओं को भी डेली हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट, हमें पुष्प गिफ्ट दे देते हैं, उनको घास दे देते हैं, और हम क्या दे सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, यानी ये वाला कल्चर अपने लाइफ में भी लाएं आप। अपने आसपास जो भी लगता है, बहन है, आपके भांजे हैं, आपके भतीजे हैं, कुछ आप दे सकते हैं, तो रूटीन में उनको देने की प्रवृत्ति, दुख हमारा लेने की प्रवृत्ति से आता है। जहां मन में डिटैचमेंट, त्याग की भावना आ जाती, तो आदमी अपने आप ही अमीर हो जाता है। गरीबी की सबसे बड़ी वो क्या है निशानियां?
हाय मेरा। और अमीरी की निशानी, जैसे आदमी मन मस्तिष्क अमीर हो जाता है कि भाई अब आप इसको चैरिटी करें, समाज की सेवा में लगाएं, क्योंकि अब पूरा संसार ही मेरा घर है, तो वो वाली भावना आपके मन में आनी चाहिए। तो ये भावना हम इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट, 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जितनी जिसकी क्षमता है देना चाहिए। बालकों को, कन्याओं को, माताओं को, पिता को, भाइयों को, बहनों को कुछ भी देने की प्रवृत्ति, यहाँ बात महंगे सस्ते की नहीं है, कुछ भी देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और अगर आप देने की प्रवृत्ति रखते हैं, यकीन माने सारे ग्रह आपके पक्ष में आ जाएंगे। क्लियर हो गया? और बुद्ध का तो खासा, और जैसे अगर यहाँ से बात करें, सूर्य को एकदम 100 बात की एक बात ठीक करने का सबसे बड़ा साधन है पिता या पिता समान व्यक्तियों को प्रसन्न रखें, गिफ्ट दे बस। उपहार एक ऐसी चीज सबको प्रसन्न करती है, मतलब एक ये तुरुप का इक्का है, क्या बोलते हैं आप उसको, ये मास्टर के सब पर चलेगी। चंद्रमा खराब है, माँ या माँ समान कोई भी महिला, टेक केयर करना, गिफ्ट देना, मंगल, भाई या भाई समान कोई भी। लेकिन ये बात जरा ध्यान रखनी है, जहां मन में ये विचार आता है कि ये गिफ्ट का इनडायरेक्टली फायदा मुझे मिल जाए, वो गलत है। भाई ठीक है, आपने पिता को दिया, लेकिन उससे फिर कामना नहीं करनी है कुछ। भाई को दूं यार, अपने ही भाई को दूं हर बार, भाई भाई तो भाई होते हैं, चाचा ताऊ, परिवार में कोई भी इस प्रकार का जरूरतमंद व्यक्ति उसको दिया जा सकता है। बुद्ध, बहनें, गुरु, कोई भी शिक्षा देने वाला व्यक्ति आपका शिक्षक है तो बहुत अच्छा है, जिसने आपको कभी आपका मेंटर रहा है। और जीवन में गुरुओं के साथ हमेशा संवाद रहना चाहिए। अगर आपका गुरु खराब है तो आप अपने जीवन में गुरुओं का आनंद या गुरुओं के साथ रहने का आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो गुरुओं के साथ आपकी जुगलबंदी, आपकी वार्तालाप, गुरु का अर्थ ये नहीं कि भाई जो कभी 1 साल में आपको दूर से दर्शन दे देता है फोटो में, वो मैं गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। गुरु का मतलब कोई ऐसा साधारण सरल हृदय टीचर जो आप जिससे बात कर सकते हैं, उसको गिफ्ट देना। शुक्र का मतलब पत्नी, पत्नी समान महिलाएं। पत्नी समान का मतलब, देखिए हम ये तो मानकर चल रहे हैं कि जब हम पत्नी की बात करते हैं तो हमारा जो पतिव्रत धर्म है या पत्नीव्रत धर्म है पूरी तरह एक रूप पत्नी पे लगा हुआ है। अब जहां पत्नी समान, हमारे शास्त्रों में कुछ हास्य विनोद का जिक्र मिलता है सालियों से, लेकिन ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, ये सिर्फ आपको मजाक या एक प्रकार का शुक्र से होने वाले आनंद की पुष्टि करता है, लेकिन इसमें आपके सतित्व को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। क्लियर हो गया? ना तो किसी महिला को किसी पर पुरुष से बहुत ज़्यादा हंसी मजाक इस प्रकार का करना चाहिए जो उसके सतित्व पर आंच आ जाए, ना किसी पुरुष को अपनी सालियों से इस प्रकार का मजाक करना चाहिए कि उसके पतिव्रत धर्म पर ठेस पहुंच जाए। तो वो ध्यान देना है, ऐसी महिलाओं को प्रसन्न रखना है, कुछ गिफ्ट, डोनेशन, और मन लेकिन एकदम पवित्र होना चाहिए, उसमें कोई बाइसिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फल निष्फल हो जाएगा। शनि हमारे कुंडली में, शनि, राहु, केतु, कहता है तीनों को सेटिस्फाई कर देता है। हमारे आसपास जो भी सेवा भाव करने वाले लोग हैं, ग्रुप डी कर्मचारी, कर्मठ लोग हैं, पीएन, चपड़ासी, सेवा भाव करने वाले लोगों को हृदय से उनका रिगार्ड करना, हृदय से उनका सम्मान करना। आपके अगर आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो आप ऐसे लोग तलाशिए। हर जगह अच्छे लोग और बुरे लोग मौजूद होते हैं, तो कोशिश करें जो इस प्रकार का कार्य करने वाले सरल हृदय लोग हैं उनका रिगार्ड करें, उनको गिफ्ट देना, डोनेशंस देना चाहिए। तो ये मतलब 100 बात की एक बात मैंने क्लियर कर दी, उसके लिए बहुत ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं कि किसको दिया जाए। अब बुद्ध यहाँ पर, अब जहाँ बुद्ध इस कुंडली के लिए जब कभी भी गोचर में वृषभ में आएंगे, जबरदस्त उसके इनकम सोर्सेस बढ़ जाएंगे। या कह सकते हैं जब कभी भी बुद्ध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा लगेगी, इनकम सोर्सेज में जबरदस्त इजाफा होगा। हालांकि अगर आप देखें ध्यान से, भिन्न अष्टक वर्ग में बुद्ध को करीब करीब सभी जो हाउसेज ऑफ पासिंग मार्क्स मिल रहे हैं, सिवाय अगर यहां से गिने तो तृतीय हाउस और अष्टम भाव, इसको छोड़ दें, और इसमें भी चतुर्थ में भी अगर इनको छोड़ दें तो बाकी सभी में वो मोर देन इनफ काम करेगा, जबरदस्त काम करेगा। तो उसको इनकम सोर्सेज में सडनली इजाफा होगा। क्लियर हो गया?
और बुध की दशा में थोड़ा सा जो दिक्कतें आ सकती हैं वो ससुराल पक्ष, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, 4 नंबर में वो सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। 3 नंबर है तो थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा आपको, और मेडिटेशन पार्ट के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं बीतेगा। और सबसे अच्छा मित्रों के साथ और आपके चाचा के साथ और आपके इनकम सोर्सेज, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय बीतेगा ये। क्लियर हो गया? तो बुध को हम देख रहे थे कहाँ बैठा था और कहाँ इसका ज़बरदस्त फल मिला। हालांकि हम इसको जैमिनी दृष्टि से भी आंक सकते थे, क्योंकि ये चारों ग्रह जैमिनी दृष्टि अनुसार एकादश भाव को देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा बली कर देता है आपके इनकम सोर्सेज को, आय के साधन। चारों ग्रह से कुछ ना कुछ इनकम के सोर्सेज आपको मिलेंगे अगर आप जैमिनी पद्धति की दृष्टि देख लेते हैं। लेकिन इसका सही रूप हमें भिन्नाष्टक वर्ग में ही मिल पाया। आप कितना ही मस्तिष्क लगा लें इस D1 चार्ट में, आपको वो बात समझ में नहीं आएगी। यहां तक कि आप डिविजनल चार्ट में भी चले जाएं, आप D9 चार्ट खोल लें, D7 खोल लें, D10, D11 खोल लें, आपको वो बात जो अभी भिन्नाष्टक वर्ग ने बताई बहुत ज़्यादा कठिन है। इसलिए हम चाहते हैं, जो हमारे चैनल का विज़न भी है, कि जो ट्रू नॉलेज है, जो सटीक ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष का, वो आप तक पहुँचे, ताकि आप अपना फल या दूसरे का फल सटीक लगा सकें। उसमें कुछ मतलब हमने नहीं रखा है कि कुछ उलझाने वाली बात। देखिए मेरा क्योंकि समय बड़ा बिजी है, इसलिए मैं सबके प्रश्नों का जवाब तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक संभव है, आप एक बार प्रश्न पूछते हैं, नहीं जवाब दिया जा सकता, आप दोबारा लिखिए, कमेंट 3 बार लिखिए। नाराज होने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात तय, अगर आपने 5 बार 10 बार प्रश्न पूछा है तो उसको एक बार तो नोटिफाई किया ही जाएगा और उसका जवाब दिया ही जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि कई अलग अलग वेंचर्स में हम लोग काम कर रहे हैं और अलग से अपॉइंटमेंट, हालांकि मैं तो सोचता हूं कि आप लोग इसी को देखकर सीख लें, लेकिन अगर अलग से कोई बातचीत करना चाहता है तो वो नियम भी यही है कि उसको पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा और वो पेड अपॉइंटमेंट होगा। क्लियर हो गया? नहीं तो मैं समझता हूं उसका फिर दुरुपयोग होने लग जाता है। मेरा स्वयं का भी समय का दुरुपयोग होगा फिर, और कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इसीलिए एक मानक प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं। और वैसे भी किसी ज्योतिषी से फ्री में कुछ पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ज्योतिषी स्वयं से देना चाह रहा है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। तो मैं मतलब हमारा पूरा ये वो रहेगा कि इसमें कुछ भी हाइड ना किया जाए, आपको सब कुछ एज इट इज़ बता दिया जाए। फिर भी कोई अपने बारे में हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो वो आपको पेड अपॉइंटमेंट ही मिलेगा। ठीक है? तो लेकिन हाँ, कोई लर्नर है तो इससे आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। कुछ हमने चैनल में कुछ छुपाना नहीं है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। हमने शुरुआत से ही प्रॉमिस किया था, अगर हम पहली वीडियो देखें आप चैनल की, हम इस चैनल में आपको एस्ट्रोलॉजी का प्राइमरी लेवल से लेकर इंटरमीडिएट, एडवांस, इंटीग्रेटेड आपको एक दक्ष ज्योतिषी बनाकर जाएंगे। आपकी उम्र, आपका पुराना ज्ञान कितना कम है ज़्यादा है मायने नहीं रखता है। कई लोग कहते हैं भी बाल पकने से ही शायद ज्ञान बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक 12 साल का 15 साल का बालक भी अगर तय कर लेता है, अपने सेरेब्रम को बड़े अच्छे से लीड करता है, अपने मन मस्तिष्क को संभाल लेता है, वो भी ज्योतिष या किसी भी ज्ञान में बहुत ज़्यादा आगे निकल सकता है। बाकी ईश्वरों का आशीर्वाद भी इसमें चाहिए, प्रकृति का आशीर्वाद चाहिए। आपका सरल होना बहुत ज़रूरी है। डिप्लोमेट होना तो संसार सिखाता है, सरल होना आज के समय सबसे महंगा व्यक्ति कौन है? जो सरल है। तो उस पार्ट को आप समझिएगा। फिर हम बात करते हैं गुरु की। गुरु 10th हाउस में बैठा है, तो अगर प्रथम दृष्टा देखें तो भाई इसका नीच का गुरु है, हालांकि नीच भंग हो रहा है, तो दृष्टियों का प्रभाव भी हम जान सकते हैं। 1 2 3 4 5 धन भाव में भी देख रहा है, वाणी के भाव को भी कहा जाता है, वहाँ भी देख रहा है। 4th हाउस को देखकर इसने सारे ग्रहों को यहाँ पर गुस्सा करने के लिए मना कर दिया, भाई कोई गुस्सा नहीं करेगा यहाँ पर। गुरु आप समझते हैं राजा का भी राजा है, मतलब सूर्य का भी तो राजा ही है ना वो। गुरु से फिर सभी रिगार्ड करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का डिस्टर्बेंस गुरु पसंद नहीं करेंगे। गुरु के कारण सब दब जाएंगे। 7वीं 8 9 9वीं दृष्टि से आपके ये शत्रु भाव पर माने जो आपसे कोई टकराने की चेष्टा करेगा वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नीच भंग हो गया तो नीच का प्रभाव। गोचर में अगर गुरु कर्क राशि में चल रहे हैं तो आपका मन मस्तिष्क बड़ा शांत रहेगा, रूप की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे, बढ़िया बढ़िया क्रीम क्रूम लगाएंगे आप,
और शरीर देह को, क्योंकि देह की तरफ आदमी ज़्यादा टेक केयर करने लग जाता है जब लग्न में बली होकर कोई ग्रह आते हैं, और उसका रूप भी समाज उसको हाथों हाथ लेता है कि भाई एकदम क्लीन शेव, एकदम साफ सुथरा शरीर दिखाई देगा। ठीक है, हालांकि केतु का वो रूप उनको क्लीन शेव पसंद नहीं है, उनको तो क्या बोलते हैं आप उसको, परमहंस या अवधूत की तरह रहना पसंद है। गुरु एक ऐसे प्लैनेट है जो मोक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन सांसारिक विषय वस्तु में भी इनका मन रमता है, रूप का भी ध्यान रखते हैं। तो अभी क्या है, अगर गोचर में द्वितीय भाव में चल रहा है या आपकी महादशा चल रही है गुरु की, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, तो आपके एसेट्स में बढ़ोतरी होगी, आपके धन भाव में बड़ी बढ़ोतरी होगी, आपके इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, व्यय को खत्म कर देगा। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप नहीं करना चाहेंगे ऐसे इन दिनों में। गुरु की दशा में आप कहीं पैसा ज़्यादा खर्चेंगे नहीं, ये कह सकते हैं आप। समझ में आ रहा है, क्योंकि 12 को 1 नंबर मिल रहा है। इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा दूर की यात्राएं या विदेश भूमि में नहीं जाना चाहिए। पैरों के सबसे निचले हिस्से में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, कोई फंगस, स्किन फट जाना, फुट वाला जो पार्ट है वो उसमें समस्या दिखाई देती है। बाकी अगर आप ध्यान से देखें, गुरु 6 लिए बैठा हुआ है। आपकी पत्नी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, बड़े हास्य विनोद का समय बीतेगा, आपके घर में बड़े अच्छे निर्माण कार्य होंगे, घर की बढ़ोतरी होगी, ज़मीन जायदाद बढ़ेगी, आपका अकल्ट की तरफ रुझान जाएगा। गुरु जैसा प्लैनेट जब कभी अष्टम भाव में उसका प्रभाव बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति योग, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में जाएगा। और मांगल्य का भाव भी कहा जाता है अष्टम भाव को, तो ससुराल पक्ष में अच्छी आपकी खातिरदारी होगी, अच्छे से आपको इनवाइट किया जाएगा। दोनों बढ़े हुए हैं, कुटुंब भी ससुराल भी। पिता के लिए बहुत अच्छी रहेगी ये दशा, क्योंकि नवम भाव में गुरु को 6 नंबर मिल रहे हैं भिन्नाष्टक वर्ग में, और स्टेटस बहुत बढ़िया रहेगा, आपको इनकम सोर्सेज भी अच्छे होंगे। वे आदमी ज़्यादा नहीं करेगा, या कह सकते कर नहीं पाएगा किसी कारण से भाई, लेकिन इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दुखी तब होता है आदमी जब वे ज़्यादा होते हैं और जो डिपॉजिट्स है वो कम होते हैं। अभी डिपॉजिट्स तो बहुत हो रहे हैं, वे ठीक ठाक 1 नंबर है, तो वो हालांकि इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ समस्या तो आ सकती है 12 नंबर से। कोई आपको फॉरेन पीपल, फॉरेन लैंड, इस प्रकार के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार की कोई अगर डील साइन करने वाले हैं तो उसमें गुरु के गोचर में, स्पेशली तब जब गुरु मिथुन राशि में चल रहे हो, अगर आपको इस प्रकार की कोई डील साइन भी करनी हो तो आप देखिए कि गुरु 9th हाउस में चल रहे हो, गुरु आपके द्वितीय यानी सिंह राशि में चल रहे हो गोचर में, तो फिर आपके एसेट्स को बढ़ाने वाली होगी ये डील। ठीक है, तो आपने देखा कहाँ तो गुरु बैठे हुए थे 10th में, हालांकि 10th में भी लगने से देखा जाए तो यहाँ बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं, लेकिन जहाँ दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था वो यहाँ, क्योंकि ये जो सर्वाष्टक और भिन्न अष्टक वर्ग है इसमें ग्रह की दृष्टियों से लेकर ग्रह की डिग्री तक शामिल होती है, तब हम उसके रेखा और बिंदु के अनुपात से ही अंक निकाल पाते हैं। अदरवाइज यानी एक प्रकार से कह सकते हैं पूरा निचोड़ मिल जाता है हमें। तो बजाय कि हम अलग अलग ग्रह की प्लैनेट की डिग्रियां देखते रहें, उनकी भाई जैसे जस्ट 29 डिग्री का है, यहाँ एंटर करने वाला था तो उसका प्रभाव यहाँ एकादश भाव में भी चला गया, वो सारी बातें आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर वो आपने भिन्न अष्टक वर्ग बना लिया है। फिर हम बात करते हैं शुक्रदेव। शुक्र से हम पार्टनर के बारे में, पति पत्नी के बीच संबंध और कलाओं को, इस प्रकार की चीज़ों का आकलन भी करते हैं। गुरु से हम सामान्यतः जैसे बताया पठन पाठन, ज्ञान, हमारा मेंटर, हमारे घर के गुरु, कोई महिला की कुंडली है तो उसके हस्बैंड को भी देखा जा सकता है। संतान पक्ष के लिए भी गुरु का अच्छा होना ज़रूरी है। अब जैसे अगर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, गुरु की दशा में आपको संतान पक्ष से लेकर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है संतान पक्ष की कुछ हेल्थ को लेकर परेशानी आए या उनकी पढ़ाई में दिक्कतें हैं, तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। संतान 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये संतान से अष्टम भी है तो हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके हेल्थ में इशू आ सकते हैं, क्योंकि ये संतान से अष्टम भी बन रहा है तो हेल्थ के इशू कहीं ना कहीं उसको आ सकते हैं। शुक्र की अगर बात करते हैं, शुक्र इस कुंडली में बैठे हुए हैं वृषभ राशि में कुटुंब भाव में, तो ये तो समझ में आता है कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ से भी हमने सर्वाष्टक में शुक्र कहाँ चलेंगे, चंद्रमा यहाँ बैठे हुए तो यहीं से अंदाज़ा लगाना है। अगर गोचर में शुक्र कर्क में आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। फिर हम यहाँ से देखते हैं द्वितीय भाव।
अच्छा माना जा सकता है, 5 नंबर है, वो अपने एसेट्स को जोड़ने में कामयाब हो जाएगा। शुक्र की दशा में उसको आय के साधन अचानक बढ़ जाएंगे, इनकम सोर्सेज इंटीग्रेट, यानी करीब करीब कह सकते हैं मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा जितना उसको हो सकता है। तो शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में उसको इनकम सोर्सेज में जबरदस्त इजाफा होगा, हम यहां से देख पा रहे हैं। बाकी और तो आपको शायद कमजोर कमजोर दिख रहा हो, लेकिन यहां पर, और आप देख रहे हैं इसमें एक बड़ी विचित्र बात दिखाई दे रही है कि शुक्र की दशा में आदमी को ज्यादा कार्य भी नहीं करना पड़ेगा, 1 नंबर। फिर भी उसको, तो ये कॉम्बिनेशन को हम खराब नहीं बोलते हैं कि भाई व्यक्ति को करीब करीब एफर्टलेस, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लग रहा है, और देख रहे हैं इनकम कितनी ज्यादा हाई आ रही है। ये खराब कॉम्बिनेशन कब माना जाता है? जैसे मान लीजिए यहां 3 यहां 2, या यहां 1 है यहां पर भी 2 है, कुछ फायदा नहीं। अब आदमी नाम मात्र का एफर्ट कर रहा है, सिर्फ नाम का एफर्ट कर रहा है, लेकिन उसको इनकम जबरदस्त। भाई हम कहीं ना कहीं दाम के लिए तो काम करते हैं, अगर दाम नहीं होगा तो काम का क्या करें? दाम यानी मनी, अर्निंग यहां जबरदस्त है। हालांकि इस हिस्से में कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो घुटनों वाला पार्ट है, शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या गोचर में कभी भी शुक्र आपके मेष में चल रहे होंगे, माने चंद्रमा से अगर गिने के दशम भाव में चलेंगे, तो आपके घुटनों में समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि 1 नंबर है। इसके लिए थोड़ा रिपेयर करने की या सावधान रहने की ज़रूरत है। और 10th हाउस कहीं ना कहीं कोई अगर सरकार से कुछ इस प्रकार के चीज़ें मिलने वाली हैं, उसके लिए भी आपको थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ता है। हालांकि प्रॉब्लम को ओवरकम करने वाला भाव 6ठा भाव होता है, तो 6ठे भाव ने यहाँ पासिंग मार्क्स से ज़्यादा दे दिए, तो वो आप ओवरकम कर ही लेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन ये बता रही है, बजाय कि आपके काम में बाधा डालने से, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपको, ये नहीं है कि भाई आप जॉबलेस हो जाएंगे। जॉबलेस अगर होते हैं तो फिर आपके इनकम सोर्सेज में भी कहीं ना कहीं सर दिखाई देता है, बट इनकम सोर्सेज तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू पर चला गया, मैंने बोला एक्सीलेंट वैल्यू पर चला गया। इसका मतलब जॉबलेस नहीं है, आपको काम ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसी कई लोगों के मन में विचारधारा रहती है, यार काम ना करना पड़े और खूब इनकम हो, तो उसकी दशा आपको शुक्र जैसे प्लैनेट के समय मिलेगी। माने इस जो हमने एग्जांपल चार्ट लिया इस, और दिक्कतों को क्यों ओवरकम कर रहा है? क्योंकि यहां पर 6th हाउस है वो सेटिस्फैक्ट्री से ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई अवरोध वाला काम भी, कोई बहुत बड़ा अवरोध भी दिखाई नहीं देता, काम आपके चलते रहेंगे। पत्नी को लेकर हो सकता है ज़्यादा समय ना दे पाए, वो इस प्रकार के इनकम में बिजी हो जाए, तो यानी यहाँ भी रिपेयर वर्क की आवश्यकता है। पत्नी से लेकर हो सकता है किसी बात को अनबन हो जाए, लेकिन इच्छा पूर्ति का भाव भी कहा जाता है, चलिए इसलिए हम इसको बहुत कम में नहीं आंकना है आपको। जब आपका एकादश भाव एक्सेलेंट पर चला गया है, एकादश स्पेशली, तो इच्छा पूर्ति तो आपकी सभी हो रही है। पत्नी नाराज रहती है लेकिन फिर भी आप उसको मना लेंगे, इच्छा पूर्ति आपकी हो रही है। द्वादश भाव, विदेश भूमि में घूमना फिरना, और फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए जब आपकी शुक्र की दशा चल रही हो। ठीक है, तो हम आप देखिए थोड़ा घर में व्यवधान आ सकता है, माँ की हेल्थ को कमज़ोर होना, और घर का कोई कंस्ट्रक्शन का काम है वो बीच में आप रोक सकते हैं, और वाहन कोई आपने लिया हुआ है पुराना तो उसमें दिक्कत आ सकती है, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। और बाकी आपके घूमने फिरने का ये बहुत अच्छा समय है, आपकी इच्छा पूर्ति, आपके इनकम सोर्सेज में ज़बरदस्त इजाफा होगा। ठीक है, तो शुक्र वैसे भी यहाँ पर वन ऑफ द टॉप स्कोरर बने हुए हैं, और उन्होंने पूरी ताकत से उन्होंने ये ताकत एकादश भाव में लगा दी। यानी कुछ शुक्र की दशा में आपको ऐसा लगेगा कि भाई इनकम में तो मैं मुकेश अंबानी बन गया हूँ। गोचर में अगर कर्क राशि में आ गया है शनि, तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, और एसेट्स को भी कमज़ोर कर देगा। तृतीय पराक्रम को मतलब मिला जुला सा सर, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। घर में भी समस्याएं आ सकती हैं आपके, और यानी सभी जगह यहाँ पर करीब करीब समस्या दे रहा है। ये 6ठे भाव को लेकिन इसने ठीक कर दिया है। 6ठा भाव यानी ओवरऑल अगर शत्रु आपसे इस समय भी टकराने का प्रयास करेगा, वो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। शनि की दशा में भी ये वाला पार्ट आपका एक्टिव रहेगा, 6ठा वाला पार्ट। तो शनि की दशा, अंतरदशा, गोचर, वो आपको ध्यान देना है कि शुरुआती सभी हाउसेज में करीब करीब कुछ काम करने की आवश्यकता है, सिवाय 6th को। 7th में भी कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ अनबन रहना, परेशान रहना पार्टनर का, और 8th हाउस में भी ओनली सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन की तरफ आदमी जा सकता है।
लेकिन मन प्रसन्न नहीं रहेगा। फिर इसी तरह पिता के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा शनि का समय या गोचर का शनि। स्टेटस के लिए बट फिर भी हो, अगर आपने देखा हो, हम इसी तरह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कब वो स्टेटस के हिसाब से अच्छा जा रहा है वो। तो स्टेटस के लिए यहाँ पर भी शनि ने सब कुछ विरोधाभासी होते, अपने मन को आप कहाँ लगाए रखेंगे, जहाँ तक अपने मन को अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में लगाए रखेगा, और इनकम शनि की भी इस क्रूशियल टाइम में भी आपको इनकम होती रहेगी। मतलब हर प्रकार से मन अप्रसन्न है, लेकिन ऑफिस में जाकर या अपना कार्य क्षेत्र में जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ आप कार्य करके अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे और आपको एक अच्छी खासी कह सकते हैं इनकम भी जनरेट हो जाएगी अपने कार्य के हिसाब से। 5 नंबर का एफर्ट कर रहे हैं, 5 ही नंबर को आपको प्राप्ति हो रही। खर्चा भी ठीक ठाक करने के लिए आपको, क्योंकि 4 नंबर यानी सेटिस्फैक्ट्री, तो वो शनि के उसमें हमने देख लिया। तो क्योंकि कुंडली का केंद्र हाउसेस में दशम भाव सबसे मजबूत माना जाता है। अगर आदमी जॉबलेस है या कर्म के बिना हो जाता है तो आदमी की बुद्धि फिर विक्षिप्त हो जाती है, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये एक अच्छी बात हमने देखी कि ज़्यादातर जो भिन्न अष्ट वर्ग से ही पता लगा, हालांकि यहाँ हमें इतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा था, बट हमें जब भिन्न अष्ट वर्ग में हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा कि 10th हाउस को बड़े क्रूशियल समय पर भी ग्रहों ने मैनेज कर दिया, ग्रहों ने बचा लिया। 10th हाउस को मंगल की दशा में भी बचा हुआ है 10th हाउस, और 10th हाउस जो मिनिमम मार्क्स लिए शनि है उसने भी 10th हाउस को रोका हुआ है, बचा हुआ है। फिर हम बात करते हैं लग्न के भिन्नष्टक वर्ग से क्या तय होता है। लग्न हम मुख्यतः तो हम शरीर के अंगों के लिए देखते हैं, उसको हम ज़्यादातर जब कभी भी लग्न का भिन्नष्टक वर्ग देखेंगे तो उसमें हम मटेरियल गेन की बात नहीं करते हैं, हम शरीर की, सोसाइटी में होने वाली रिफ्लेक्शन की, उस प्रकार की बात करते हैं। तो हम रिश्तेदारी नातेदारी को छोड़ देते हैं और या मटेरियल गेन को छोड़ देते हैं, हम बॉडी के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जब कभी भी आपकी लग्न की बात होगी तो ओवरऑल कितना नंबर मिला लग्न, मन मस्तिष्क आपका बहुत अच्छा है, आपका सेरेब्रम बहुत एक्टिव रहेगा। लग्न में कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी दशा अंतरदशा वो सारे फर्स्ट, यानी अगर वो कर्क में आता है, ध्यान रखिएगा, गोचर में देखना तो चंद्रमा से ही है, लेकिन मान लीजिए इस कुंडली में देखें लग्न में बैठा हुआ है राहु, तो अगर वो गोचर में आ जाता है चंद्रमा के साथ, हालांकि ग्रहण दोष दिखाई देता है, लेकिन इस कंडीशन में आदमी को सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल जाएंगे। लग्न में जनरली तो हम उन चीज़ों को शामिल कर लेते हैं जो हम दूसरे चार्ट्स में शामिल नहीं कर पाते, यानी हम राहु और केतु के फल को भी यहाँ पर ट्रेस आउट कर सकते हैं। और मुख्यतः शरीर के अंगों का ही ध्यान देना इस समय कि भाई अगर गोचर में वो राहु चल रहा है कर्क राशि में तो वो कोई ज़्यादा परेशानी क्रिएट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ देखें 1 2 3 4 5, जब राहु चल रहा होगा और आपका वृश्चिक में गोचर में, तो आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं पेट में समस्या आ सकती है, इन अंगों में समस्या आना, और 7 8 9 आपकी जांग में चोट या जांग का निचला हिस्सा, घुटने टखने का कुछ कमज़ोर होना, इस प्रकार की बात दिखाई देती है। क्लियर हो गया। 1 नंबर यानी रियली आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। 7 8 9 10 नंबर क्या है आपका शरीर के अंगों में जो आपका जो आपकी फीमर हड्डी है, फीमर का निचला हिस्सा, क्लियर हो गया। तो घुटने की एग्जैक्ट लोकेशन 10th हाउस बताता है। तो घुटना तो ठीक है, घुटने का ऊपरी हिस्सा आपका जंघा वाले पार्ट में कमजोरी आ सकती है राहु की दशा में, या जो भी लग्न में बैठे प्लैनेट हैं उनकी जुगलबंदी अगर कहीं खराब होती है तो इस हिस्से में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। यानी गोचर में अगर राहु चला गया है मीन राशि में तो फिर आपके जो जंघा वाला पार्ट है, जो आपका थाई बोन फीमर, उसमें दिक्कतें आना। बट इसमें एकादश यानी आपका घुटने का निचला हिस्सा वो ठीक रहेगा, उसमें कोई यानी जो आप क्या बोलते हैं उसको पिंडलियाँ ठीक रहेंगी। तो लग्न से हम एक प्रकार से बॉडी स्ट्रक्चर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इस हिस्से में क्या क्या दिक्कतें आ सकते हैं। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स को जब मिला देते हैं तो हमें टोटल 337 पॉइंट मिलते हैं सभी कुंडलियों के लिए। मुख्यतः हम गोचर के लिए ये 4 5 6 7 इन कुंडलियों का विचार करते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा सटीक अनुमान या अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने काफ़ी हद तक आपको एक ट्रू पिक्चर
आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि आपको पता है ज्योतिष असीमित है और इस सीमित समय में इस असीमित को डिलीवर करना बहुत मुश्किल काम है, बट फिर भी हमने इसको समझाने का प्रयास किया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।